हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीटी एजुकेशन में, जिसमें हम शुरू कर चुके हैं जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद पढ़ा था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद पढ़ा था हिस्टोरिक पीरियड। उसमें हमने सबसे पहले देखा था स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर पढ़ा था हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद पढ़ी थी वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने देखा था 600 बीसी के कुछ धार्मिक आंदोलन, जिनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बौद्ध धर्म और उसके बाद पढ़ा था जैन धर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, कैसे मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, कौन कौन से वंश हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियंक वंश। हरियंक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 बीसी में। किसने की थी? बिंबिसार ने। एक बिंदुसार था जो मौर्य वंश में आएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो हरियंक वंश की स्थापना सबसे पहले बिंबिसार ने की थी। ये किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के समकालीन कैसे हुआ? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु में। हरेक वंश की राजधानी के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे? हरेक वंश की राजधानी राजगृह थी। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। अंग राज्य का शासक कौन था? बृहद्रथ। जिसने उसकी हत्या किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने बृहद्रथ की हत्या की और अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है। इसने कौशल देवी से विवाह किया, जो कौशल के महाराज प्रसेनाजीत की बहन थी। इसी से उससे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। काशी कौन था? काशी एक राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। जैसे अंग एक राज्य था, मगध के 16 महाजनपद पढ़े थे हमने, तो अंग सबसे पहला पढ़ा था, उसमें अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम चेलना था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश से क्या याद आता है अपन को? महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। वो कौन सी वंश की राजकुमारी थी? लिच्छवी वंश की। ठीक है, तो अपन को ऐसे शब्द पकड़ना है, शब्द पकड़ के उसके बारे में जो जो जानकारी हमें पता है वो हमको याद रखनी है। बिंबिसार के वैद्य का नाम पूछा जाए, राज्य वैद्य का, तो उसका नाम क्या था? जीवक। जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा गया था, जो पीलिया से ग्रस्त था। अब इसमें अवंती आ गया। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन किस में थी? नॉर्थ में। और साउथ में किसकी राजधानी क्या थी? महिष्मति। ठीक है। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई। यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है। तो प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? अजातशत्रु का, जो बिंबिसार के बाद मगध का अगला शासक बना। तो आगे की साइड में हम देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। ठीक है। अजातशत्रु जिसका पीरियड कब से कब तक? 492 बीसी से 460 बीसी तक। ठीक है। यह महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। ठीक है। इसने वज्जी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। वज्जी भी महाजनपद था और मल्ल भी महाजनपद था। वज्जी की राजधानी क्या थी? विदेही और मिथिला। और मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। और पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी जी की। ठीक है। तो इनसे शब्द से रिलेटेड हमें जितनी भी जानकारी वो हम यहाँ पे देख लेंगे। 483 बीसी में इसने प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। 483 बीसी में किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। उसी के बाद प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई थी, जो हमने पहले वीडियो में देख लिया था। अजातशत्रु ने दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी, जिनमें पहला था रथमुशल और दूसरा था महाशिला कंटक। यह जानकारी आपको याद रखनी है। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। अब अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा? उसका बेटा। ये सीख उसके बेटे ने अपने पिता से ली। तो इसकी हत्या भी उसके पुत्र द्वारा की गई, जो मगध का अगला शासक बना। उसका नाम क्या था? उदाइन। तो उदाइन ने अपने पिता की हत्या की। उदाइन के पिता ने उसके पिता की हत्या की। ठीक है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र कहा गया। तो पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और सोन नदी। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उसके बाद उसका बेटा उसका
मगध का राजा बना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की हत्या उसके महामात्य शिशुनाग ने कर दी। और कौन सी वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का स्थापक कौन था? शिशुनाग। ठीक है। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया और अवंती को मगध राज्य में मिलाया था। अवंती महाजनपद था, जो हमने देखा था। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, जो नॉर्थ में थी, और महिष्मति जो साउथ में थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालअशोक हुआ। कालअशोक कौन था? जिसने द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। कब करवाया था? 383 बीसी में। पहली बौद्ध महासंगति कब हुई थी? 483 बीसी में। दूसरी कब हुई? 383 बीसी में। ठीक है। यह अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है। इस इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई? इसके सचिव के द्वारा। ठीक है। तो नंदीवर्धन अब अगला शासक बनेगा मगध का। नंद वंश। ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। आपको नंद वंश के महान शासक के बारे में पूछा जाए तो वो कौन था? घनानंद। जो कौन था? महापद्म नंद का 8वां पुत्र। ठीक है। 326 बीसी में किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। ये हम आगे की स्लाइड में देख लेंगे कैसे सिकंदर ने आक्रमण किया, पोरस से कैसे लड़ाई की, झेलम को युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है। घनानंद की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चंद्रगुप्त की गुप्त मौर्य की कहानी आपको पता होगी शायद। जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहला आता है पर्शिया या ईरान का आक्रमण। ईरान के लोग भारत में आक्रमण करने आए थे, इसलिए इसको ईरानी आक्रमण कहा गया था। वहां पर एक अश्वमनि वंश चलता था, जिसका संस्थापक कौन था? साइरस। साइरस कहाँ रहता था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है। डेरियस, जिसने सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। आपको आपसे पूछा जाए सबसे पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो वो डेरियस था, लेकिन दारा के द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? 518 बीसी में लिखे गए 2 स्तंभों से, जिसमें पहला स्तंभ है वेईस्तून और दूसरा स्तंभ रस के रुस्तम। ठीक है। अब विदेशी आक्रमण हुआ था तो हमें नुकसान ही हुए होंगे, लेकिन कुछ फायदे भी हुए थे। उनमें फायदों में सबसे पहला फायदा क्या था कि भारत में और ईरान में व्यापार की शुरुआत हुई। भारत में घरोटी लिपि की शुरुआत हुई और आरबिक लिपि की शुरुआत हुई। ये मुझे भी नहीं पता ये कौन सी लिपि है, आपको भी इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की थी। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था यूनान से। यूनान के लोगों ने आक्रमण किया था, इसलिए इसे यूनानी आक्रमण कहा गया। इसका शासक कौन? मकदूनिया का शासक कौन था? फिलिप। फिलिप कहाँ? वही मकदूनिया कहाँ पे है? यूनान में। ठीक है। सिकंदर फिलिप का ही पुत्र था। तो फिलिप के पुत्र के बारे में पूछा जाए कौन था, तो उसका पुत्र था सिकंदर। सिकंदर कौन था ये आप सबको पता है, जिसने 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। जिस समय ये इसने पूरे विश्व को जीता था उस समय कुछ ही देश डिस्कवर हुए थे। जितने भी देश डिस्कवर हुए थे उस समय उसने सारे देशों को जीत लिया, इसलिए इसको विश्व विजेता कहते हैं। ठीक है। इसने भारत में प्रवेश करने के लिए 3वीं शताब्दी बीसी में संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दारा तृतीय को हराकर अश्वामिनी वंश का अंत किया। हमने देखा था कि दारा तृतीय ईरान का अंतिम शासक था। ठीक है। इसने भारत में तक्षशिला में आम्बी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। 326 बीसी में वितस्ता हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया। वितस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का। ठीक है। 326 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया किस किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के मध्य में। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन पोरस भी बहुत बहादुरी से इस युद्ध में लड़ा था, जिसकी तारीफ किसने की है? सिकंदर ने खुद ने। सिकंदर ने इस युद्ध के बाद भारत में 2 नए शहरों की स्थापना की, जिसमें पहला शहर है विजयनगर, जिसको निकैया भी कहते हैं, और दूसरा शहर है बुकापिला। ठीक है। 1 साल बाद 325 बीसी में तबीयत खराब होने से भारत लौट गया और बेबीलोन में 2 साल पीछे भारत लौटने के 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 326 बीसी में वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया और 325 बीसी में ये भारत से लौट गया और 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं?
हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, दो विदेशी आक्रमण जिसमें पहला था ईरानी आक्रमण, दूसरा था यूनानी आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में कहा जाए तो ये अशोक के अभिलेखों से मिले हैं। अशोक के कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख, जिसमें सारे अभिलेख इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अभिलेख इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को कौन सी भाषा में लिखा गया? खरोष्टी एवं ब्राह्मी भाषा में। जिसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, इसमें पहला शिलालेख इंपोर्टेंट है जिसमें क्या लिखा गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, और पशु बलि की निंदा की गई है, और वन्यजीव संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, पांचवा शिलालेख में क्या लिखा गया है? धर्मात्रो की नियुक्ति। सातवें शिलालेख में क्या लिखा गया है? आपको ये पूछा जाए कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था? वो कौन सा था? 7वां। ठीक है, 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14वें शिलालेख में लिखा गया है कि धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बोल के बता दिए। अशोक के 7 स्तंभ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोपरा स्तंभ, मेरठ स्तंभ, बाकी भी इंपॉर्टेंट है जैसे सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, और बाकी और सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, चौथा और पांचवा याद रख लेना। जिसमें टोपरा स्तंभ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। मेरठ स्तंभ के बारे में कहा जाए तो ये मेरठ से प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर है? दिल्ली में है। सांची का स्तूप ये अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इस स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है, जो ये 7 स्तंभ आपको याद रखने। अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के शासकों के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका पीरियड है 323 बीसी से 298 बीसी तक। यह मौर्य वंश का पहला शासक है। यूनानी शासक ने इसे सेंड्रोपोर्स कहा था। ये सेंड्रोपोर्स याद रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में भी मगध का शासक बना। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का संस्थापक पूछे तो वो कौन था? महापद्म नंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष की आयु में मगध का शासक बना? तो कितने वर्ष की आयु में ना? 25 वर्ष की आयु में। यह भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। तो आपको तो पूछा जाए कि भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मगर भारत का पहला सम्राट पूछा जाए तो वो कौन था? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी झीलों का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील। और कौन से पर्वत का निर्माण कराया? गिसार पर्वत, जो कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर कौन था? जिसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, जिसने भारत पर 305 बीसी में आक्रमण किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध का शासक था, और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। तो उनके बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, कांधार, हेराट और जटासिया सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज को भेजा गया। तो आपसे पूछा जाए कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो कौन था? मेगस्थनीज। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज किसके काल में भारत आया था, तो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 500 हाथी उपहार किसने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, तो किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमने पढ़ा था कि जैन महासंगति का आयोजन हुआ था 300 एडी में। कौन सी जैन महासंगति का आयोजन हुआ था? पहली जैन महासंगति का, जिसमें जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। 300 एडी में ये भद्रभाव के साथ त्रिभुवन चला गया। भद्रभाव कौन थे? जो दिगंबर को फॉलो करते थे। तो इससे क्या जानकारी पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 298 एडी में संलेखना और संचार के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, यानी कि भूखे प्यासे रहकर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 298 एडी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 298 साल बाद।
एक मिनट, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ एडी नहीं आएगा, बीसी आएगा। एडी की जगह बीसी लिख लेना आप लोग। तो 298 बीसी में इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है। मगध राज्य का दूसरा शासक कौन बना? बिंदुसार, जो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी अवधि कब से कब है? 298 बीसी से 272 बीसी तक। बिंदुसार के बारे में पूछा जाएगा, इसका अन्य नाम क्या क्या था? तो इसे शिंदेसेन या अमित घात भी कहते हैं। तो अमित घात किसका नाम था? बिंदुसार का। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16, जिसमें सबसे प्रिय कौन थी? धर्मा, या फिर जिसे कहते थे सुभद्रागी, जो किसकी माता थी? अशोक की। तो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रागी। इसके कितने पुत्र थे 16 पत्नियों से? 101 पुत्र। ठीक है, जिसने सेंचुरी लगा दी। बड़े बेटे का नाम क्या था? सुशील। तो अशोक के अलावा उसके कितने भाई थे? 99 भाई। तो अशोक ने कितने? 99 भाई और एक, यानी 100 भाई थे, जिसमें इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी, लेकिन एक भाई जिसको छोड़ दिया उसका नाम क्या था? तिस, क्योंकि वो इससे उसके प्यार करता होगा या फिर उसका छोटा बेटा होगा। जो इसको तिसको अशोक ने कहाँ भेजा? श्रीलंका, और वहाँ का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। जो सुशीम था बड़ा बेटा, वो कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। और अशोक कहाँ का था? उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में कीचक का विद्रोह किसने रोका था? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने पहली बार सुशीम को भेजा था और दूसरी बार किसको भेजा? अशोक को, उसके विद्रोह को दबाने के लिए। आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से राजदूत आए थे, तो कौन कौन से आए थे? डायमेकस, वो कहाँ से आया था? सीरिया से। और दूसरा आया था डायोनिसस, वो कहाँ से आया था? मिस्र से। ठीक है। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक को राता मुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का अगला शासक बना। अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाइयों की। ठीक है। किसको छोड़ दिया था? तिस्स को। ठीक है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 269 बीसी से 232 बीसी तक। मस्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। और गुजरा अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय अशोक राजा, या फिर देवनाम प्रिय दक्ष। ठीक है। अशोक ने अपना प्रथम विवाह किससे किया था? महादेवी से, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। इससे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, जिसमें इसके बेटे का नाम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्र। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। किस किस को भेजा था? महेंद्र को और संघमित्र को। अशोक ने दूसरा विवाह किससे किया था? कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से। तो पहला विवाह किससे किया था? महादेवी से। और दूसरा विवाह किससे किया था? लारावाकी से। लारुवाकी से दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे कौशल के नाम से जानते हैं। और कौशल के पुत्र का नाम क्या था? दशरथ, मतलब अशोक का पौत्र। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के पौत्र का नाम क्या था? दशरथ। लेकिन अशोक के पौत्र दशरथ के पिता का नाम क्या था? कुशाल। कुशाल की माता का नाम क्या था? लारू वाकी। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 261 बीसी में। तो कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी दे रखी है इसमें कि कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तौशाली या तौशली। इस युद्ध का कारण क्या था? हाथी प्राप्त। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज को गिफ्ट कर दिए थे। तो हो सकता है कि हाथियों की कमी आ गई हो, इस वजह से हाथी के कारण युद्ध लड़ा गया। उस समय कलिंग का शासक कौन हुआ करता था? नंदराज। और नंदराज ये कलिंग का शासक हुआ करता था, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? हाथी गुफा अभिलेख से, जिसे किसने लिखवाया था? खारवेल ने। खारवेल क्या कौन था? चेदी वंश का सबसे महान राजा। जो चेदी वंश का सबसे महान राजा खारवेल था, जिसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया। और हाथी गुफा अभिलेख में क्या जानकारी मिली है? ये कि कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया? तो कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो 261 बीसी में हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसके द्वारा दी गई? मोगली पुत्तिसम या उपगुप्त के द्वारा। ठीक है। अपनी शासनकाल के 10वें वर्ष में अशोक बौद्ध गया और 20वें वर्ष में ये कहाँ पे गया था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी को क्या कर दिया? करमुक्त कर दिया। लुम्बिनी से क्या याद आता है? कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है।
और ये बौद्ध गया गया और 20वीं वर्ष में लुम्बिनी गया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? रोमनदेही अभिलेख से। हमने अब अशोक के 14 अभिलेख देखे थे, उनमें रोमनदेही अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है। अशोक ने वितस्ता या झीलम नदी के किनारे कौन सी शहर की स्थापना की? श्रीनगर नामक शहर की। ठीक है। इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया। हमने देखा था कि जो अशोक का प्रथम अभिलेख था उसमें उसने पशु बलि की निंदा की बात की है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो वो किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। इसने अपने शासनकाल में स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे फेमस है सांची का स्तूप, बरोबुदर का स्तूप, जावा का स्तूप और धार्मिक स्तूप, जो कहाँ पर है? सारनाथ में। ठीक है। 251 BC में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। जो हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की 4 महासंगति, जिनमें तीसरी महासंगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। इसमें क्या हुआ था कि तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। पहला पिटक कौन सा था? सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा कौन सा जोड़ा गया? अभिधम पिटक। ठीक है। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मक्खली घोषाल के द्वारा। जो अशोक के पिता बिंदुसार, वो भी आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है। अशोक ने शैव धर्म भी अपनाया था, बौद्ध धर्म भी अपनाया था, आजीवक संप्रदाय भी अपनाया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अशोक के द्वारा कौन किन किन धर्मों का अपनाया गया। ठीक है। अशोक के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र कुशाल। फिर कुशाल का पुत्र कौन हुआ? दशरथ। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। जिसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और कौन से वंश की स्थापना की जाती है? शुंग वंश की। मौर्य उत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद वाला काल, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे शुंग वंश, जिसका शासन काल का पीरियड कब से कब तक है? 185 BC से 72 BC तक। ठीक है। ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश का माना जाता है। भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश किसको कहा जाता है? शुंग वंश को। जिसके फाउंडर कौन थे? जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। ठीक है। लेकिन इसने कुछ अपने अनुसार कुछ स्तूपों का निर्माण भी कराया था। लेकिन बौद्ध धर्म का विनाशक पूछा जाए किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के शासन काल में हुआ था। ये पंडित था तो संस्कृत भाषा इसको आती थी, तो संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के द्वारा शुंग वंश में करवाया गया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का निर्माण करवाया, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। जो पतंजलि, जिसने महाभाष्य की रचना की थी और संस्कृत व्याकरण की रचना की थी और योग की शुरुआत की थी, तो 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जो किसके द्वारा किए गए थे? पतंजलि के द्वारा। ठीक है। इसने अपनी राजधानी विदिशा, जो कहाँ पर है? MP में, उसको अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके बाद उसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। और इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? मालविकाग्निमित्र नोवेल से, जो किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। जो किसके शासन काल में लिखा गया था? गुप्ता पीरियड के। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र शुंग। ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत भी करवाई। सांची के स्तूप जिसको नष्ट करवा दिया गया था, किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया? अग्निमित्र शुंग ने। और इसने सांची के स्तूप की मरम्मत भी करवाई। इस वंश का यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। इसके बाद कौन सा वंश आता है? कण्व वंश, जिसका पीरियड कब से कब तक है? 72 BC से 28 BC तक। इसका फाउंडर कौन है? वासुदेव। उसका पुत्र का नाम क्या है? सुशर्मा। इस वंश के बारे में इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन सा वंश आता है? आंध्र सातवाहन वंश। इसका पीरियड कब से कब तक है? 28 BC से 3rd सेंचुरी, यानी कि AD में आ गया, है ना। तो सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसके फाउंडर का नाम पूछिए तो आपसे, उसका नाम क्या है? शिमुग। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन है? सातकर्णी प्रथम। और सेकंड ग्रेट रूलर कौन है? हालवो।
इस वंश का सबसे महान राजा के बारे में पूछा जाए तो वो कौन है? 23वां राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने 106 प्लस 130 तक शासन किया। ठीक है, 3rd सेंचुरी तक, 106 से 130 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, इसी ने भारत में शीशे के सिक्के चलवाए। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमियां दान में दी थी, इसकी शुरुआत की थी। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लिखवाने की प्रथा चलवाई। तो मात्र सत्तात्मक शासन किसके काल में था? सातवाहनों के, या फिर कह सकते हैं हम सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। यह भारत का तीसरा चक्रवर्ती सम्राट था। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? अशोका, सम्राट अशोका। और तीसरा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलामावी, यानी कि इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र, जो इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? वशिष्ठी पुत्र पुलामावी। वशिष्ठी पुत्र इसकी माता का नाम था। ठीक है, इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में आक्रमण करके इसने आंध्र क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? आंध्र प्रदेश के नाम से। इस वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जाए तो इस वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? पुलामावी थर्ड। चलो आज यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।